हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे। जैसा कि बच्चों हम चौथा अध्याय कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और उसमें हमने लगभग काफ़ी कुछ जान लिया है। 2 वीडियो हो गए आपके उसमें, आज ये तीसरा वीडियो होने जा रहा है। इसमें अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। क्या टॉपिक है आपके पाठ्य पुस्तक का? संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। क्योंकि बच्चों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के कितने साल 60 साल पूरे किए, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 में, कब? 2005 में सितंबर में इकट्ठे हुए और इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक का मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उन कदमों को भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैसला लिया गया है। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों थोड़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार के अंतर्गत 2005 में जब ये 60 साल हो गए इनके, तो इन सालगिरह में इनके सदस्य देशों की बैठक होती है और मौजूदा स्थितियों को देखते हुए इसको ज़्यादा प्रासंगिक कैसे बनाया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक या महत्वपूर्ण बनाया कैसे जाए, उसके लिए कुछ फैसला किया गया। अब ये प्रश्न आप लोगों से बोर्ड में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए क्या करोगे, तो आपको उत्तर यही देना है, मैं कि अपने तरीके से देना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। तो इसको भी देख लेते हैं हम। अब इसको देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। ये हमसे प्रश्न किया जाए तो हम भी ये लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला करेंगे। क्या क्या करेंगे? शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए, मानवाधिकार परिषद की स्थापना। और मानवाधिकार परिषद की स्थापना का ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को, ये 2006 से सक्रिय है या 2006 से इसको बना दिया गया। कब से? 2006 से 2006। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? 2006, ये ध्यान रखना आपको। फिर है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति। ये क्या होता है? ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। फिर है आपकी हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, एक लोकतंत्र कोष का गठन किया जाए और न्यायशीलता जो परिषद है इसको समाप्त करने पर सहमति। ये सब कुछ फैसला हुआ था कब? जब 60 साल पूरे हुए और 2005 में इसके सदस्य इकट्ठे हुए, तो मौजूदा स्थिति की समीक्षा में बदलते परिवेश के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रासंगिक बनाने के लिए ये कदम उठाने का फैसला किया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना कि ये कोई समझना कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचीदार है, क्योंकि ये सब कुछ भी हम देखते हैं कि शांति संस्थापक आयोग क्या करना चाहिए। दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे, क्या ये आयोग इसमें दखल देगा? क्या ये हर झगड़े को निपटा लेगा? तो ये ऐसे सवाल हर मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में, लोकतंत्र के संदर्भ में, आतंकवाद के संदर्भ में, सभी के संदर्भ में की जा सकती है कि कौन क्या तय करेगा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार उल्लंघन के समय क्या कार्रवाई की जाए। तो ये सब कुछ है। और साथ ही सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्य का मानक क्या होना चाहिए, क्या आतंकवादी कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। तो ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने धन का इस्तेमाल कैसे करेगा, ऐसे और भी सवाल किए जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मुख्यतः ये पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम अपना जो टॉपिक है अपना। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत के संदर्भ में बात की जा रही है। अब इसकी विस्तृत व्याख्या हमारी किताब में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसमें मुख्य पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हैं। परीक्षा में भी इसी तरीके से लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, और इस तरह से याद रखने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे मैं इसकी व्याख्या भी करके बता दूंगा, लेकिन फिलहाल देखो आप कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का क्या पक्ष है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पक्ष, ये देखो, आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र है, इसकी भी अभी व्याख्या करते हैं अपन। आबादी यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र भारत, स्तर लोकतंत्र व मानवाधिकार के प्रति भी निष्ठा रखता है, उभरती हुई आर्थिक ताकत है भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान है भारत का, और शांति बहाली में भी क्या है, भारत का योगदान है। इन सभी कारणों से लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत को मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं और संभावना कहीं लग नहीं रही। फिर भी ये जरूरी है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए जो पक्ष है वो हमने यहाँ देखे हैं कि कौन कौन से पक्ष मजबूत है, ताकि इसको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जाए। अब थोड़ी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से, जितना समझ आ जाए, बाकी समझने योग्य चीजें मैं यहाँ लिख दी गई है और इन्हीं को लिखना है आपको, लेकिन और विस्तृत व्याख्या कर सको, ध्यान में रख सको तो अच्छी बात है। जैसे भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता तो जरूरी है, और भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास का बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। ठीक है बच्चों, तो भारत का विश्वास है, कैसा विश्वास है, भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी पूर्व शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। किसको लेकर है? सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। इसको थोड़ा जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद की बात की जा रही है और इसके पक्ष में हमने जान लिया है भारत का, तो लेकिन भारत को क्या चिंता है सुरक्षा परिषद की? सुरक्षा परिषद संरचना को लेकर, तो सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर अक्सर भारत को चिंता यह है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में, किसमें? आम सभा में या महासभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद की प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। किसकी हानि हुई है? प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई। इसका मतलब क्या है कि भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वो ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर कितनी कर दी गई थी? 15 कर दी गई थी। 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 15 कर दी गई थी। लेकिन स्थायी सदस्य की संख्या इस तरह रही। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है, और 5 के 5 रहे थे। इसके बाद से परिषद का आकार जिसका तस बना हुआ है। ये भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर कौन से देश है? विकासशील देश। कौन से देश है? विकासशील देश।
इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों, कौन कौन से, स्थायी और अस्थायी, दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए। आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? स्थायी सदस्य। और बच्चों, अभी हमने जो पॉइंट में देखा था वो इसी के पक्ष में देखा था कि भारत स्थायी सदस्य के रूप में क्या पक्ष रखता है, क्या मजबूती रखता है, उन्हीं की हम थोड़ी विस्तृत व्याख्या देख रहे हैं समझने के लिए। जितना समझना जाए उतना ठीक है, बाकी आपको वो पॉइंट याद रखने हैं, परीक्षा उपयोगी, और उन्हीं को लिखना है। फिर भी डिटेल से लिख सको तो अच्छी बात है। अब इसमें एक एक चीज को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में, इसलिए इसकी विस्तृत व्याख्या की जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि भारत विश्व में, जैसे बात की गई थी हमने कि आबादी वाला सबसे बड़ा राष्ट्र है, तो सही बात है कि विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत। भारत का आबादी के हिसाब से कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा स्थान है बच्चों? दूसरा। और पहला चीन का है। तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा रहता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। बहुत अच्छी बात है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा रखता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत। ये ध्यान रखना बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है। अब पूछा जा सकता है बच्चों, कैसे भी प्रश्न आपसे, उत्तर वही रहेगा कि प्रश्न ये बनाया जा सकता है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता, कौन सी सदस्यता? स्थायी सदस्यता की दावेदारी किस लिए उचित है? तो आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी इसलिए उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतरराष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। कौन सी शक्ति? आर्थिक शक्ति। कौन सी शक्ति? आर्थिक शक्ति बनके उभर रहा है। आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। साथ में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उस बजट में भी अपना योगदान दिया है और ये कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। किसमें? विदेश नीति में। विदेश नीति में सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। विशेषकर देखा जाए जैसे भारत है और भी कई विकासशील देश है, तो हम देखते हैं कि
अगर आपके साथ एक ताकतवर देश के रूप में तो आपका प्रभाव भी ज़्यादा होगा। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में हम स्थायी सदस्य देख रहे हैं, उनका काफ़ी प्रभाव है। तो भारत भी चाहता है कि वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न सदस्य बने। वो क्या होता है बच्चों? वीटो पावर। कि भारत भी अगर स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास भी वीटो पावर आ जाएगी और वो काफ़ी अपना प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख पाएगा। लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध अक्सर दिक्कतों में रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाइयों के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देश, मसलन ब्राजील हो गया, जर्मनी, जापान, शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा। साथ में क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर भारत को इस रूप में लिया जाएगा तो ब्राजील के साथ है आपका जर्मनी, और जर्मनी के साथ है जापान और दक्षिण अफ्रीका। इन देशों को भी शामिल करना पड़ेगा जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किनको? अफ्रीका को और दक्षिण अमेरिका को। क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की क्या नहीं है? नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए बच्चों, भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। तो ये प्रश्न भी आपका तैयार हो गया लास्ट में कि भारत या अन्य देशों का सुरक्षा परिषद में, किसमें? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल क्यों है? इसका उत्तर हमें अच्छी तरह से जान लिया है विस्तार पूर्वक, तो आप आंसर दे सकते हैं।